नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जैसे कि आप सबको पता है कि आने वाले समय में सहायक शिक्षक भर्ती के 2292 पद आने वाले हैं और लगातार साध्य पीएससी एकेडमी अपने इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से और मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से लगातार क्लासेस चला रही है। और जहाँ पे सहायक शिक्षक भर्ती में पर्यावरण अध्ययन एक नई चीज हो जाती है, नई कॉन्सेप्ट हो जाती है, जिसको बच्चों के साथ जोड़ के पढ़ाया जाता है। और इसी से संबंधित हमारी जो थ्योरी क्लासेस हैं वो एप्लीकेशंस पे चली रही है। और हम एमसीक्यू सेशंस की बात करते हो यूट्यूब के माध्यम से जितने हमारे सब्सक्राइबर हैं उनको लगातार हम प्रोवाइड कराते हैं फ्री में, ताकि उन बच्चों का भी सिलेक्शन हो सके जो डायरेक्टली हमारे एप्लीकेशन से नहीं जुड़ पाए हैं। अगर किसी कारणवश अभी तक आपने एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे मोबाइल एप्लीकेशंस का लिंक दिया होगा, वहां पे जाके आप हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है साध्य पीएससी एकेडमी का उसको डाउनलोड कर सकते हैं और सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, नोटिफिकेशन, एमसीक्यू सीरीज, ई बुक या टेस्ट सीरीज जैसे जो अदर कोर्सेज चल रहे हैं उसको बेनिफिट ले सकते हैं। अभी 70% ऑफ चल रहा है तो इसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। चलिए, आज के क्लास में अपन लोग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमने अब तक 4th यूनिट तक पढ़ाई किया, स्पेशली हमने दो टॉपिक से क्वेश्चंस उठाए हैं। वो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो एक सामाजिक बुराइयों पर आधारित है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं। और लगातार जो सामाजिक बुराई है जैसे कि दहेज प्रथा और बाल विवाह, इनसे लगातार क्वेश्चंस भी पूछता है व्यापम, सीजी टेट और सहायक शिक्षक भर्ती जैसे एग्जाम्स में। और आने वाले समय पे चूंकि मंडी इंस्पेक्टर, परिवहन आरक्षक जैसे एग्जाम्स है तो वहां भी यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि ये एसएसटी का पार्ट हो जाता है। तो लगातार यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इसी तर्ज पे हम लोग आज का भी वीडियो लाए हैं, तो जितने भी प्रतिभागी हैं अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो कमेंट अवश्य कीजिए क्लास कैसा लग रहा है, वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। और साथ ही साथ जितने हमारे मोबाइल एप्लीकेशंस पे बच्चे जुड़े हुए हैं उन सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलिए, आज की क्लास शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं और पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, बेटा दहेज प्रतिषेध अधिनियम किस तिथि से पूरे भारत में प्रभावी हुआ है? ये आपसे पूछा गया कि उस तिथि को ही पूछ लिया गया है, उस डेट को ही पूछ लिया गया जहां पे भारत देश में पूरा जो दहेज प्रथा अधिनियम है वो क्या हुआ है, पारित हुआ है। चलिए, सबका आंसर आ चुका है जहां पे मैं देख पा रहा हूँ जितने भी मेरे प्रतिभागी हैं। ठीक है, वर्षा, पूनम, मंजू, ललिमा जी। चलिए, संस्कृति बोल रही है कि सर हाँ वहां यूट्यूब में जाके कर सकते हैं बेटा, जब यूट्यूब में देखेंगे तो। ठीक है, चलिए सर, जियोग्राफी क्लास में पर्यावरण में से कुछ संबंधित रहता है। एक्चुअल में जियोग्राफी और पर्यावरण, चूंकि मैंने आप सबको बताया ना कि पर्यावरण केवल पर्यावरण नहीं है, ये एक इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है जहाँ पे हम विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के सब्जेक्ट को भी पढ़ते हैं। क्योंकि 5वीं क्लास तक कोई सामाजिक विज्ञान और विज्ञान जैसे सब्जेक्ट नहीं होते, इसलिए क्लास 3rd और 4th और 5th तक के जो बच्चे होते हैं उसको पर्यावरण के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, सामाजिक विज्ञान के अलग अलग टॉपिक्स, विज्ञान के अलग अलग टॉपिक्स का अध्ययन कराते हैं। चलिए, मैं कमेंट्स देख पा रहा हूँ जितने भी प्रतिभागी जुड़े हैं उसका यहाँ पे लगातार आंसर आ भी रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए, वेरी गुड। चलिए, मैं सभी बच्चों से आंसर चाहूंगा, जितने भी प्रतिभागी हैं मैं सबसे आंसर चाहूंगा, तो फटाफट आंसर दीजिए। इसके बाद थोड़ा सा मैं स्पीड में आंसर आपको कराऊंगा ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस हम करा सकें, तरीके से करा सकें। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया, सभी प्रतिभागियों का आंसर आ चुका है। 20 मई 1961, 1 जुलाई 1961, 15 अगस्त 1961 या 26 जनवरी 1962। आप देख पा रहे हैं 15 अगस्त और 26 जनवरी आपको हिंट करने के लिए दिया गया एक डेट है, तो ये बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे दो डेट इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा, एक 20 मई 1961 और 1 जुलाई 1961। वास्तव में जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम है, जो दहेज को रोकथाम के लिए, दहेज लेने या देने या उकसाने के जो कंडीशंस हैं उसको रोकने के लिए एक अधिनियम बनाया गया। और ये बना कब, 20 मई 1961 को। लेकिन आपसे पूछा गया है कि भारत में ये प्रभावी कब हुआ, मतलब ये लागू कब हुआ, इस प्रभाव में कब आया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी, 1 जुलाई 1961। और जिन मेरे प्रतिभागियों का आंसर 1 जुलाई 1961 है, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए, बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत दहेज को परिभाषित किया गया है ना। इसको हमने बेसिक कुछ मैंने धारा बताए थे, बेसिक मैंने कुछ आर्टिकल्स बताए थे 4-5, और वहीं से ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, है ना। तो आपको ये बताना बेटा कि जो अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत जो दहेज है उसको परिभाषित किया गया, धारा 1, धारा 2, धारा 3 और धारा 4। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं धारा 1 की, तो धारा 1 बोलता है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 शब्दावली के बारे में बताता है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया कि दहेज को परिभाषित कहाँ पे किया गया है। वास्तव में मैंने बताया था कि दहेज है क्या चीज, वर पक्ष द्वारा
वधु पक्ष से दहेज की मांग करना या दहेज लेना या दहेज के लिए उकसाना, ठीक है, ये एक कानूनी अपराध है और ये परिभाषित किया गया है कि वास्तव में दहेज क्या है, ये धारा 2 में किया गया। तो जितने प्रतिभागी हैं जिनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कि दहेज लेने या देने के लिए दंड का प्रावधान किस धारा में है। अगर आप दहेज देते हैं या दहेज लेते हैं तो उसके जो दंड का प्रावधान किया गया है ये किस धारा में है। आपको मैंने क्लास में बताया था कि बेटा दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही अपराध है। यहां तक अगर आप किसी को दहेज के लिए उकसा भी रहे हैं तो वो भी क्या है, अपराध है। इसके लिए जो अपराध है बेटा वो कहीं ना कहीं मैंने आपको बता के रखा है कि 5 साल तक की सजा आपको हो सकती है, साथ ही साथ आपको 15,000 रुपए तक की जुर्माना या दो दहेज प्रतिपूर्ति है उसके हिसाब से। दहेज प्रतिपूर्ति करने मतलब कि किसी से आपने 1 करोड़ दहेज ले लिया है तो उसके हिसाब से आपको पनिशमेंट मिलेगा। लेकिन जो बेसिक है वो 5 साल तक की सजा प्लस 15,000 तक के आपको जुर्माना देना पड़ेगा। साथ ही साथ ये दोनों अपराध कैसे हैं, एक मैंने बताया था कि ये अपराध बेटा संज्ञेय है, ठीक है। संज्ञेय कहने का मतलब ये है कि आपको कहीं से भी विदाउट वारंट आपको उठा के ले जा सकती है पुलिस, ठीक है, और मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर सकती है। यहाँ पे संज्ञेय के साथ साथ गैर जमानती है, अजमानती है। अजमानती कहने का मतलब क्या कि भाई आपको बेल नहीं मिल सकता। आपको जब तक थानेदार या थाने के जो मुखिया वो आपको नहीं भेजेंगे तब तक आप नहीं जा सकते। तो कहीं ना कहीं ये अजमानती है, संज्ञेय और क्या है, अजमानती है। आपसे किस धारा में है ये पूछा गया है। तो जितने भी प्रतिभागी हैं सबका आंसर आ चुका है, यस, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। धारा 3 में सर ये परिभाषित किया गया है, ठीक है। ये आपकी सिर्फ चेकिंग हो रहा है कि वास्तव में आपने जो पढ़ाई किया है वो आपको कितना आ रहा है, क्योंकि हमने थ्योरी क्लास पढ़ा है तो कुछ यहाँ से क्वेश्चंस करना भी जरूरी है कि इस टाइप के प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। विदाउट कम से कम बेसिक क्वेश्चंस हमको आने चाहिए, ठीक है। चलिए कुछ कथन कारण वाले प्रश्न आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। चूंकि अभी नया ट्रेंड चल रहा है कथन कारण और कूट वाले, तो लगभग लगभग मैंने कोशिश किया कि हर एक तरह के प्रश्न आपके लिए लाया जाए, ठीक है, जिसमें से एक प्रश्न ये भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। कथन स्टेटमेंट ये दिया गया है एसेरेशंस के रूप में कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत किए गए अपराध क्या नॉन बेलेबल होते हैं, तो सही बात है, गैर जमानती होते हैं। और साथ ही साथ इसके रीजन ये दिए गए हैं कि यह अधिनियम समाज से दहेज की कुरीति को सख्ती से खत्म करने के उद्देश्य से बनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, अगर आपने सच में पढ़ा है, आपने सच में समझा है क्लास में, क्योंकि मैंने बहुत ही बेसिक तरीके से आपको समझाया थ्योरी क्लास में कि वास्तव में नॉन बेलेबल होता क्या है, अभी भी जस्ट बताया मैंने। तो इसका अगर मतलब आपको समझ आ चुका होगा, दहेज प्रथा के बारे में पूरे अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए होंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। चलिए बताइए, ऑप्शन नंबर ए एसेरेशन और रीजन दोनों सही है और रीजन एसेरेशन की सही व्याख्या कर रही है। बी एसेरेशन और रीजन दोनों सही है लेकिन रीजन एसेरेशन की सही व्याख्या नहीं कर रही है। सी एसेरेशन सही है लेकिन आर गलत है और डी एसेरेशन गलत है लेकिन आर सही है। चलिए जितने भी प्रतिभागी हैं सबके सब करेक्ट आंसर देंगे भाई, जितने मेरे प्रतिभागी सबसे मैं आंसर चाहूंगा। चलिए आंसर आ चुका है ओमिता का, सिया का, ठीक है, पूनम का, चलिए बहुत बढ़िया, नीतू, ठीक है, वृंदा, बहुत बढ़िया। चलिए जितने प्रतिभागी हैं मैं सबसे आंसर जानना चाहूंगा विच इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं बेटा क्या बोल रहा है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत किए गए जो अपराध हैं वो गैर जमानती है। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया ना, अजमानती है, गैर जमानती है, नॉन बेलेबल, आपको बेल नहीं मिलेगा। बेल नहीं मिलेगा मतलब थाने में ही आपको बिठा के रखा जाएगा। ऐसा नहीं कि पुलिस में चले गए तुरंत आप घर चले जाओगे मेरा छुट्टी हो गई करके, ऐसा नहीं है। नॉन बेलेबल, आपको बेल नहीं मिलेगा, ठीक है। गैर जमानती बिल्कुल करेक्ट आंसर है कथन, ठीक है। अगर यह अधिनियम समाज से दहेज की कुरीति को, चूंकि मैंने बताया कि दहेज एक कैसी बेटा सामाजिक कुरीति है और इसको सख्ती से खत्म करने के उद्देश्य से ही ये नियम बनाए गए। अगर ये बेलेबल रहता या असंज्ञेय अपराध रहता तो कहीं ना कहीं लोग इससे फ्रीडम महसूस करते, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं ये ताकि नियम कानून कड़ी रखने के लिए इस उद्देश्य से इसको और सख्त बनाया गया है कि भाई जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम है उसमें डाला गया कि इस प्रकार के जो अपराध हो क्या है, नॉन बेलेबल है। रीजन भी, कारण भी बहुत करेक्ट है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये गैर जमानती ही क्या है, सख्ती से खत्म करने के उद्देश्य से बनाया गया है। इस बिना पे रीजन एसेरेशन की सही व्याख्या कर रही है और ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए मैक्सिमम बच्चों का आंसर ए ही था, तो सबको बधाइयां, सबको शुभकामनाएं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। अगला प्रश्न कूट वाले प्रश्न। आपको लगातार ये डाउट रहता है कि कूट वाले प्रश्न कैसे आते हैं सर, कथन कारण वाले प्रश्न कैसे आते हैं, तो हमने कथन कारण वाले प्रश्न देख लिए।
कुछ कूट वाले प्रश्न भी करने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में कूट वाले प्रश्न किस प्रकार के बोले जाते हैं। चलिए, कूट वाले प्रश्न में हम लोग देखते हैं कि दहेज की परिभाषा में निम्नलिखित में से क्या शामिल है। यहाँ पे दहेज की कुछ परिभाषाएं दी गई है, इसमें बताना है आपको कि दहेज की परिभाषा में क्या चीजें शामिल है और क्या चीजें शामिल नहीं है। विवाह के समय दी गई मूल्यवान प्रतिभूति, क्या ये शामिल है? मैंने कुछ परिभाषाओं में आपको बताया भी है कि क्या-क्या चीजें दहेज में शामिल होता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप बता सकते हैं कि क्या ये मूल्यवान प्रतिभूति क्या शामिल है कि नहीं है? मूल्यवान प्रतिभूति कहने का मतलब ऐसा है कि कोई महँगी चीज़ें, जैसे मैंने बताया था कि आपने एक छोटा-सा हीरा माँग लिया, तो हीरा भाई तो बहुत मूल्यवान चीज़ है। आपने मर्सिडीज़ माँग लिया कि सोने की बिस्किट माँग लिया या एक मोटी रकम माँग ली, तो कुछ मूल्यवान प्रतिभूति या उपहार स्वरूप जो आपने माँग रखी है या जिसका माँग वर पक्ष द्वारा किया गया है ना? जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल दिया था क्लासरूम में हीरे का, तो कहीं न कहीं ये परिभाषा में शामिल है। विवाह के बाद दी गई संपत्ति, विवाह के बाद दी गई संपत्ति जिसका संबंध विवाह से हो। विवाह से हो कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि उस संपत्ति को बेचा हो, खरीदा हो, ऐसा नहीं। भाई आपने विवाह के बाद इसलिए उस संपत्ति को उनको अपनी बेटियों को दिया या उनके ससुराल वाले को दिया क्योंकि उसका संबंध किससे था? विवाह से था। ऐसे कंडीशंस पे ये भी क्या दहेज की परिभाषा में शामिल है। मुस्लिम विधि के अंतर्गत दिया जाने वाला मेहर, ठीक है। थ्योरी क्लास में कुछ बच्चे पूछ भी रहे थे, सर उनके जो मुस्लिम जो समुदाय है, उस मुस्लिम समुदाय के अंतर्गत मेहर दिया जाता है, ठीक है। तो वो भी एक प्रकार का क्या है? दहेज के अंतर्गत। लेकिन क्या शामिल है कि नहीं है? क्योंकि उनके मेथड में ये शामिल है कि नहीं, इसके बारे में हमने क्लासरूम में डिस्कस भी किया था। और एक जो हमारे क्लासरूम में एक बच्चा था, कोई था, उसको कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि सर मैंने पूछा था इसको करके। तो मेहर शामिल नहीं है ये परिभाषा में, ठीक है? ये हमने क्लासरूम में क्लियर कर दिया था क्योंकि इनकी एक अलग विधि है, इनकी एक अलग रस्म की तरह देखी जाती है, जिसके कारण ये मेहर शामिल नहीं है। इस बिना पे ऑप्शन नंबर ए, बी, सी एंड डी इज़ द करेक्ट आंसर। बताइए जितने प्रतिभागी जुड़े हुए हैं। चलिए बताइए भाई, कौन-सा करेक्ट आंसर है? चलिए, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ चुका है, सर बी है, कुछ बच्चों का आंसर डी है। नहीं बेटा, मेहर शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। केवल फर्स्ट एंड द सेकंड, क्योंकि मेहर एक प्रकार की रस्म हो जाती है, एक प्रकार की उनकी विधि है, जो कि मुस्लिम विधि के अंतर्गत शामिल है, ठीक है। चलिए, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न फिर कथन कारण वाले प्रश्न। देखिए, कुछ बच्चे इतने अच्छे से पढ़े हैं, उसके बावजूद ऑप्शन नंबर डी में गए। ये आपके क्षमता को बताता है कि आप सही से समझ नहीं पा रहे हैं चीजों को। ये आपको बताता है कि आप प्रैक्टिस की कमी है। इसलिए मैं बार-बार बोलता हूँ कि कम से कम जो हमारी पर्यावरण अध्ययन की ई बुक है, वो आप ज़रूर परचेज़ कीजिए, क्योंकि वहाँ पे ये जो जितने भी टॉपिक वाइज़ अगर आपको एमसीक्यू देखना है, टॉपिक वाइज़ एमसीक्यू लेना है, ठीक है? तो वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है? तो ये जितने भी क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, ये सारी की सारी चीज़ें वहीं आपको मिलेगी। साथ ही साथ जो परिवहन आरक्षक है, मंडी इंस्पेक्टर है, उसके लिए लगातार हमारी जो मैराथन क्लासेस है, वो भी शुरू हो चुकी है। तो आप साध्य पीएससी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे जाके हमारी मैराथन क्लास मॉर्निंग के 8 बजे से लेकर रात्रि के 8 बजे तक देख सकते हैं, ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। हमारा अगला प्रश्न बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 6। यदि कोई व्यक्ति दहेज की मांग करता है, क्या करता है? दहेज की मांग करता है, तो वह दंड का पात्र है, भले ही दहेज का लेन-देन ना हुआ हो। क्या ये सही बात है? क्या मैंने आपको क्लासरूम में समझाया था कि यदि कोई व्यक्ति दहेज की मांग करता है, तो वह दंड का पात्र है, भले ही दहेज का लेन-देन ना हुआ हो। चलिए, कथन देख लिए, कारण देखने का प्रयास करते हैं। अधिनियम की धारा 4 दहेज मांगने के लिए सजा का प्रावधान करती है। क्या आपने इस बात की पढ़ाई किया है? ठीक है। हाँ, जो बच्चे खरीद लिए हैं, तो ये एमसीक्यू वाला जो पीडीएफ है वहां पे अपलोड कर दी जाएगी, यूनिट 4 की, ठीक है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए बताइए भाई, कितने प्रतिभागी हैं? क्या हमने क्लास में इसको पढ़ा है? यस सर, आपने क्लास में बताया था कि यदि कोई व्यक्ति दहेज की मांग भी करता है, मांग, तो उसको मिनिमम 6 साल से 2 साल तक की सजा हो सकती है और साथ ही साथ 10,000 रुपए तक की जुर्माना भी हो सकती है। ये हमने पढ़ाया था क्लास में। तो बिल्कुल कथन बिल्कुल करेक्ट है। कारण को देखते हैं। अधिनियम की धारा 4 दहेज मांगने के लिए सजा का प्रावधान करता है। बिल्कुल सही बात है कि जो धारा 4 है वो यही बात करता है जो भी मैं बोला कि 6 महीने से 2 साल तक की सजा आपको हो सकती है, साथ ही साथ 10,000 रुपए तक की जुर्माना हो सकती है। इस बिना पे ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर और मैक्सिमम बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर ए ही था। चलिए, बहुत बढ़िया। इसका मतलब है कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। वेरी गुड। ललिता, शांति, किरण, मुरली, जितने बच्चे आंसर दे रहे हैं, विभू, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, और ये आपसे क्या पूछा जा रहा है? दहेज निषेध पदाधिकारी जो डाउरी
प्रोहिबिटिशन ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, ये जो डाउरी प्रोहिबिटिशन ऑफिसर की नियुक्ति के संबंध में क्या सही है, इसके नियुक्ति के संबंध में आपको बताना है। कुछ टॉपिक्स अगर छूट भी गए होंगे तो इसीलिए मैं एमसीक्यू कराता हूं, ताकि कहीं कुछ पॉइंट छूट गया होगा तो एमसीक्यू के माध्यम से उसको हम कवर कर लें। और ये हमारा शुरू से स्ट्रेटजी रहा है कि हम पहले थ्योरी क्लास पढ़ते हैं, उसके बाद एमसीक्यू करते हैं हर एक यूनिट में, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और बेहतर से बेहतर हो सके। कोई गलती से कोई पॉइंट छूट गया थ्योरी क्लास में, उसको हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से कवर कर लें। चलिए, आपको बताना है कि क्या सही है। इनकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। इनका कार्य यह देखना है कि अधिनियम के प्रावधानों का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इनके पास पुलिस की शक्तियां हो सकती है यदि राज्य सरकार ऐसा निर्देश देंगे। सही कूट को बताएंगे ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 और डी 1, 2 एंड 3। चलिए, मैं सभी बच्चों से आंसर जानने का प्रयास करूंगा, जितने मेरे प्रतिभागी हैं सबके सब करेक्ट आंसर देंगे भाई। चलिए, इसका आंसर आप कॉमन सेंस से देंगे। मुझे लगता है कि इसका आंसर आप कॉमन सेंस लगाएंगे कि राकेश सर ने क्वेश्चंस क्यों फ्रेम किया है, क्यों डाला है। इसके पीछे रीजन यही है कि आपको पता होने चाहिए, ठीक है, ये मैंने डाला है। चलिए, यहाँ पे कुछ बच्चे क्वेश्चन आ रहा है कि सर जी ई बुक का पीडीएफ कैसे कॉपी कराएंगे। हाँ, उसको डाउनलोड करेंगे, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है, कि कैसे डाउनलोड करेंगे। ठीक है तारिणी, चलिए चलिए बताइए, इनकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। इनका कार्य बिल्कुल सही है कि इनकी नियुक्ति कौन करता है, राज्य सरकार करता है। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सही है। इनका कार्य देखना कि अधिनियम के प्रावधानों का पालन हो रहा है, बिल्कुल सही है। इनके पास पुलिस की शक्तियां हो सकती है यदि राज्य सरकार ऐसा निर्देश दे। इस बिना पे ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और मैक्सिमम बच्चों का आंसर करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, और ये आपसे पूछा जा रहा है, दहेज के विज्ञापन पर पाबंदी किस धारा के तहत लगाई गई है। कि जो दहेज की जो विज्ञापन होती है, ठीक है, इस पर पाबंदी लगा दी गई है, तो कौन सी धारा है उसके अंतर्गत ये पाबंदी लगाई गई है, ये जानना जरूरी है। चलिए, आपको बताना है कि धारा 3A के अंतर्गत, या धारा 4A के अंतर्गत, या धारा 5 के अंतर्गत, या धारा 6 के अंतर्गत। चलिए, मैं मैक्सिमम बच्चों का आंसर देख रहा हूं। अभी मैंने बताया कि धारा 3 और धारा 4 में क्या दिया गया है। धारा 4 में दिया गया है कि अगर दहेज आप मांगते भी हैं तब भी आपको सजा हो सकती है। उसी से रिलेटेड है कि अगर आप विज्ञापन पर पाबंदी लगा दिया गया, मतलब कहीं ना कहीं आप मांगने की कोशिश कर रहे हैं विज्ञापन के थ्रू, तो ये धारा 4A के अंतर्गत शामिल है, जहां पे आप कहीं ना कहीं जो दहेज के विज्ञापन है उस पर भी रोक लगा दिया गया है, उस पर भी पाबंदियां लगा दी गई है। मैक्सिमम बच्चों का आंसर सही था, ठीक है, जैसे कि वेद कुमारी, ठीक है, इनका आंसर करेक्ट था, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बेटा, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, भारतीय न्याय संहिता, जिसके बारे में मैंने बताया था, बीएनएस भारतीय न्याय संहिता की कौन सी धारा दहेज मृत्यु, इसके बारे में भी हमने चर्चा किया था, डाउरी डेथ से संबंधित है। मैंने इसको अपने थ्योरी क्लास में पढ़ाया भी था आपको, और बताया भी था, इसमें से कुछ आर्टिकल्स आपको याद होने चाहिए करके बोला भी था। तो आपको बताना है कि दहेज मृत्यु जो है, वो दहेज मृत्यु किससे संबंधित है। कई बार क्या होता है कि शादी के 2 साल के भीतर या 7 साल के अंदर ना लड़कियों को जला के, या लड़कों को सुसाइड करके, या धकेल के, किसी भी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी अलग अलग तरीके से उसकी मृत्यु कर दी जाती है, क्योंकि जो दहेज को लेके आए दिन प्रताड़ित किया जाता है, तो उससे खुद वो सुसाइड कर लेती है। तो ऐसे कंडीशंस पे उसको दहेज मृत्यु मानी जाती है। दहेज मृत्यु मानी जाती है तो कौन से आर्टिकल्स हैं जहां पे बीएनएस के अंतर्गत शामिल किया गया है। बीएनएस के अंतर्गत कहने मतलब यह है बेटा कि पहले आईपीसी हुआ करता था, ठीक है, इंडियन पैनल कोड, आईपीसी, ठीक है, इंडियन पैनल कोड हुआ करता था। और इंडियन पैनल कोड के आर्टिकल 304 बी के अंतर्गत ये शामिल था। ये भी मैंने आपको बताया था थ्योरी क्लास में कि कहीं ना कहीं ये आर्टिकल 304 बी के अंतर्गत शामिल है। लेकिन अभी इसको किस आर्टिकल के अंतर्गत शामिल कर दिया गया आपको बताना है। मैक्सिमम मेरे बच्चे जो थ्योरी क्लास अटेंड किए हैं, अच्छे से पढ़े हैं, उनको ये समझ आ चुका है कि सर आप आर्टिकल धारा 80 की बात कर रहे हैं सर, और धारा 80 में आपने बताया भी था, पढ़ाया भी था कि कहीं ना कहीं दहेज मृत्यु का उल्लेख होता है, और ये कहीं ना कहीं एक दंडनीय अपराध है। तो आर्टिकल आपको पता होने चाहिए, याद होने चाहिए। बोलोगे नहीं, उम्मीद है कि जितने बच्चे जो भूल गए थे, याद नहीं आ रहा था, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर जयंती पे 70% की छूट आपको देखने को मिलेगी साध्य पीएससी एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके। जिनका जिनका कोर्स आपको परचेस करना है, वो कोर्स आप परचेस कर सकते हैं। कुछ भी दिक्कत होता है तो दिए गए नंबर आप कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर ये है 6265097029। ठीक है, ये हमारा नंबर है, यहाँ पे आप जाके कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, यदि वधु के अलावा किसी और ने दहेज प्राप्त किया है, उसे वह संपत्ति कितने समय के भीतर वधु को लौटानी होगी? बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए बताइए भाई, यदि वधु के अलावा किसी और ने दहेज प्राप्त किया है तो उसको कितने समय के बाद लौटानी होगी? चलिए टाइम पीरियड बताइए। चलिए जितने प्रतिभागी जुड़े, मैं सबसे आंसर चाहूंगा कि कितने महीने के भीतर उसको लौटानी होगी। चलिए बताइए, कितने लोग ऐसे हैं जो ईवीएस पर्यावरण अध्ययन की जो हमारी ई बुक थी उसको आपने प्रिंट आउट करा लिया है? कितने लोग ऐसे, एक बार हैंड अप करेंगे जितने लोग हैं उतने लोग, ठीक है। और जिन लोग यूट्यूब में देख रहे हैं बिल्कुल लाइव कर दीजिए, जिन लोग मोबाइल एप्लीकेशन पे देख रहे हैं वो बाद में हमारे यूट्यूब में जाके कमेंट अवश्य कीजिए कि क्लास आपको कैसा लगता है, ठीक है। फीडबैक देना बहुत जरूरी है। चलिए बहुत बढ़िया, सबका आंसर आ चुका है विदाउट यहाँ पे दिक्कत, 3 महीने के भीतर, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, रिटर्न करना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये पूछे जाते हैं कि भाई वधु को देना चाहिए गिफ्ट लेकिन किसी और ने ले लिया दहेज, तो आप कितने महीने के भीतर उसको रिटर्न करेंगे? तो 3 महीने के भीतर आपको यहाँ पे रिटर्न करने होंगे, ठीक है। चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन, दहेज के लिए जो क्रूरता है इससे संबंधित दंड का जो प्रावधान किस में है? तो दहेज के लिए जो क्रूरता है इससे संबंधित दंड का जो प्रावधान वो किस में है? अधिनियम की धारा 3, भारतीय न्याय संहिता की धारा 85, धारा 7 और धारा 9। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए बताइए भाई, क्रूरता से संबंधित है ना, इसके बारे में आपको डिस्कस किया गया है। कई बार क्या होता है, जब लड़कियों का शादी हो जाता है तो वधु पक्ष को बहुत ही पीड़ित किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। तो कहाँ पे शामिल किया गया है? सर बड़ा वाला आंसर ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, तो बड़े वाले को टिक कर दीजिए। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 85, पहले ये 498 ए हुआ करता था, जब इंडियन पैनल कोड हुआ करता था, लेकिन फिलहाल अभी बीएनएस की धारा 85 जो क्रूर हो रहे हैं, जो क्रूरता फैल रही है, उसके अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। और कहीं ना कहीं ये भी एक दंडनीय अपराध है, इसके लिए भी आपको पनिशमेंट दिया जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन 12 नंबर का, दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत अपराधों का संज्ञान कौन सा न्यायालय ले सकता है? ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा न्यायालय ले सकता है, इसके बारे में बताना है, ठीक है। कौन सा इसको ले सकता है, कौन सा न्यायालय? चलिए देखते हैं कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत अभियानों का संज्ञान क्या केवल प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट, जिला न्यायालय या उच्च न्यायालय या कोई भी सिविल न्यायालय, इस पे आप जाके न्याय ले सकते हैं, संज्ञान ले सकते हैं। संज्ञान मतलब ध्यान आकर्षण करना, उसको अपने अंदर लेना कि भाई हम इसका निरीक्षण करेंगे, हम इसका देख रेख करेंगे, हमारे अंडर आ चुका है, तो इसको बोलते हैं संज्ञान, ठीक है। चलिए बताइए, कमेंट करके आंसर दीजिए कि कौन सा हो सकता है। चलिए मैक्सिमम बच्चों का आंसर डी आ रहा है। क्या है भाई? डी, कोई भी सिविल न्यायालय। चलिए मैक्सिमम बच्चों को मैं देख रहा हूँ, मेनका, विभू, कैलाश, वृंदा, चलिए सबका आ रहा है ऑप्शन नंबर डी। अगर मैं बोलूं बेटा ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, ललिता का भी आंसर डी। चलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, केवल प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो जितने बच्चे जिनका आंसर डी था गलत है भाई, ठीक है। ए इज द करेक्ट आंसर कि केवल प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट ही ऐसे अपराधों का संज्ञान में ले सकता है, कोई भी नहीं ले सकता, ठीक है। कोई भी सिविल न्यायालय नहीं ले सकता, याद रखना, केवल प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट ही ले सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन, अधिनियम की धारा 5 के अनुसार दहेज लेने या देने के लिए किया गया करार, जो एग्रीमेंट है, वो क्या होगा? तो अगर अधिनियम की धारा 5 के अनुसार दहेज लेना या देना के लिए कई बार एग्रीमेंट हुआ रहता है, तो ऐसे एग्रीमेंट क्या वैलिड रहेंगे? ऐसे एग्रीमेंट क्या जीरो हो जाएंगे? या वधु की इच्छा पर निर्भर करता है कि न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है? चलिए करेक्ट आंसर दीजिए जितने बच्चे जुड़े हुए हैं, विच इज द करेक्ट आंसर? चलिए बताइए भाई, करेक्ट आंसर क्या है? जितने भी प्रतिभागी हैं सबके सब करेक्ट आंसर बताएंगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ चुका है। मैं चाहूंगा सबका आंसर आना चाहिए, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अगर अधिनियम की धारा 5 के अनुसार दहेज लेने या देने के लिए किया गया एग्रीमेंट है, वो एग्रीमेंट बेटा शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
शून्य हो जाएगा, वाइड हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना जितने भी एग्रीमेंट है वो सब नील, जीरो हो जाएंगे। ठीक है, चलिए गुड मॉर्निंग। जितने बच्चे जुड़ रहे हैं वीडियो को लाइक अवश्य करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट दहेज प्रथा को लेके क्वेश्चंस थे। मैंने कुछ 13 क्वेश्चंस उठाए थे और आप लोगों का फीडबैक जानना चाहा कि वास्तव में आपको कितना समझ है दहेज प्रथा जैसे कॉन्सेप्ट पे, क्योंकि मैंने आपको इसके इम्पैक्ट तक की बात की है, कारण तक की बात की है। इम्पैक्ट मैं ऐसे ऐसे चीजों को बताया कि वास्तव में इससे क्या महत्व है, क्या प्रभाव है, क्या असर पड़ता है दहेज प्रथा जैसी समस्याएं, और इन समस्याओं के कारण हमने अलग अलग तरीके से थ्योरिकल क्लास में समझा है, जाना है। हम बात करेंगे बेटा बाल विवाह के बारे में, क्योंकि बाल विवाह भी एक सामाजिक कुरीतियां हैं और बाल विवाह लगातार होने के कारण से बहुत सारी समस्याएं समाज को झेलनी पड़ रही, देखनी पड़ रही है, और साथ ही साथ पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो प्रॉब्लम्स है वो भी समाज को फेस करना पड़ रहा है। इससे बचने के बहुत सारे मैंने उपाय बताए हैं, इसके इम्पैक्ट भी मैं चर्चा किया हूँ कि वास्तव में इसके क्या प्रभाव हैं। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे बाल विवाह के बारे में। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपका क्वेश्चन ये है, शारदा एक्ट। चूंकि शारदा जो हरविलास शारदा हुआ करते थे, वो हरविलास शारदा जी जिन्होंने पहली बार एक अधिनियम बनाया जहां पे अपने एक्ट में ये बोला गया कि कम से कम जो गर्ल्स हैं, जो लड़कियां हैं, इनकी कम से कम जो मिनिमम एज है वो 14 वर्ष होनी चाहिए, और जो बॉयज हैं, जो लड़के हैं, उनकी मिनिमम एज कितना होना चाहिए, 18 होनी चाहिए। ये तब की बात है जब हरविलास शारदा ने अपना एक्ट लाया था 1929 में। तो कौन सा एक्ट था जिसपे आधिकारिक नाम दिया गया था, ये आपसे पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हमको सन तो याद रहता है 1929 में लाया था, लेकिन उस एक्ट का नाम आपको बताना है। बाल विवाह रोकथाम कानून 1929, बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929, सामाजिक सुधार अधिनियम 1930, या हिंदू विवाह संशोधन अधिनियम 1929। चलिए, मैं चाहूंगा कि आपने कितनी बारीकी से मेरे थ्योरी क्लास के कॉन्सेप्ट को सीखा है। चलिए, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ चुका है भाई। चलिए, आप लोग का आंसर मुझे मोटिव करता है ना, तो बिल्कुल आप लोग आंसर जरूर दें। आप लोग आंसर जरूर देंगे, है ना। आंसर देते ना तो अच्छा लगता है कि हाँ बच्चे कम से कम पढ़ रहे हैं। सर वर्ग 3 में हिंदी इंग्लिश की क्लास कब से स्टार्ट होगी? जैसे आपके पर्यावरण गणित की क्लासेस खत्म हो जाएगी, आपकी हिंदी अंग्रेजी की क्लासेस शुरू हो जाएगी। ठीक है, और बहुत ही कुछ ही दिन की क्लास और बची है, उसके बाद आपके जो मेन सब्जेक्ट है वो खत्म हो जाएंगे, फिर आपके लैंग्वेज स्टार्ट होंगे, हिंदी और इंग्लिश। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जितना क्लास चल रहा है उसको अच्छे से पढ़िए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि बाल विवाह निरोधक अधिनियम। ठीक है, बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 इस नाम से आया था, इसका ये ऑफिशियल नेम था, आधिकारिक नाम था, और लगभग लगभग मेरे सभी बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। 1929 के मूल शारदा एक्ट में विवाह के लिए न्यूनतम आयु क्या तय की गई? अभी मैंने बताया जस्ट कि वास्तव में जो 1929 का जो शारदा एक्ट आया था, ठीक है, उस 1929 के मूल शारदा एक्ट में जो विवाह की न्यूनतम आयु है वो क्या रखी गई है? ऑप्शन नंबर ए, लड़का का 18, लड़की का 14। लड़का का 21, लड़की का 18। लड़का का 16, लड़की का 12, और लड़का का 20, लड़की का 16। विच इज द करेक्ट आंसर? कमेंट करके जरूर आप बताएं। ठीक है, चलिए जितने ही प्रतिभागी हैं मैं सबसे आंसर चाहूंगा कि विच इज द करेक्ट आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, सबका आंसर आ चुका है जी सर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कि सर लड़कों का आपने बताया था 18 साल और लड़कियों का 14 साल ये होने चाहिए, और इतना मिनिमम कहीं ना कहीं हरविलास शारदा चाहते थे। 1929 की बात थी। ठीक है, लगभग 100 साल से भी ज्यादा का समय लगभग लगभग होने वाला है। ठीक है, लगभग 100 के आसपास। तो ये हम लोग देख रहे थे। चलिए कुछ कथन कारण वाले प्रश्न भी देख लेते हैं यहाँ से, किस प्रकार के कथन कारण वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। ठीक है, इसके बारे में भी हमने थ्योरी क्लास में डिस्कस किया है कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 ने 1929 के शारदा एक्ट को प्रतिस्थापित कर दिया। क्या रिप्लेस किया है क्या? रीजन देखते हैं। शारदा एक्ट में सजा के प्रावधान कमजोर थे और यह बाल विवाह रोकने में पूरी तरह सफल नहीं था। क्या ये सही है? ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रही है। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रही है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए गलत है लेकिन आर सही है। चलिए विदाउट टाइम आप लोग थोड़ा सा जल्दी फास्ट आंसर देंगे ताकि हम लोग और क्वेश्चंस भी कर सके, क्योंकि ये हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े थे तो ये हमको भाई बिल्कुल इजी लगता है। चलिए बहुत बढ़िया, सबका आंसर मैं देख पा रहा हूँ जहां तक जितने बच्चे जुड़े हुए हैं। ठीक, बहुत बढ़िया। अगर मैं बात करूं कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 ने 1929 के शारदा एक्ट को प्रतिस्थापित किया है, तो बिल्कुल सही बात है। मैंने आपको क्लासरूम में बताया भी था कि पहले हम लोग शारदा एक्ट पढ़ते थे 1929 और अब हम पढ़ते हैं
2006 का बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, तो बिल्कुल इसको क्या किया, रिप्लेस किया है एसेरेशन, बिल्कुल सही है। शारदा एक्ट में सजा के प्रावधान कमजोर थे और यह बाल विवाह को रोकने में पूरी तरीके से सफल नहीं था। यह भी बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर मैं 1929 के शारदा एक्ट की बात करता हूं तो ये केवल और केवल जुर्माना पे बात करता था। किसे बात करता था, जुर्माना पे। जबकि कहीं ना कहीं जो बाल विवाह एक्ट 2006 बना, ये 2006 में जेल भी भेजने का प्रावधान है। ठीक है, तो जेल के साथ जुर्माना दोनों है, तो कहीं ना कहीं ये कठोर प्रावधान थे। तो बिल्कुल रीजन भी सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कि सर इसमें सिर्फ पैसा का बात होता था, जुर्माना लिया जाता था, लेकिन यहाँ पे जेल भी भेजे जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार बालक की परिभाषा में क्या शामिल है? हम किसको बोलेंगे बेटा, तो बालक की परिभाषा में क्या शामिल है ये आप जरूर बताएं। फुट वाले प्रश्न आपके सामने है, तो अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़िए और करेक्ट आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर दीजिए। जितने प्रतिभागी जुड़े हुए हैं सभी के सभी मैं करेक्ट आंसर चाहूंगा। चलिए, विवेक लहरे लक्ष्मी का आंसर आया था। चलिए आगे बताइए भाई, विच इज द करेक्ट आंसर कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार बालक की परिभाषा में क्या शामिल है, क्या शामिल नहीं है। ठीक है, चलिए, वह पुरुष जिसने 21 वर्ष की आयु पूरी न की हो, क्या ये परिभाषा में शामिल है? कि हम ऐसे पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं जिसका 21 वर्ष की आयु पूरी ना हो, बिल्कुल सही है। हम उसी को बालक की परिभाषा में शामिल करते हैं कि भाई कम से कम मिनिमम 21 साल होने चाहिए। 21 साल से ऊपर, 21 साल से अगर कम है, 21 साल की आयु अगर पूरी नहीं की है, तो वो भाई कहीं ना कहीं एक्ट में शामिल है। वह महिला जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी ना की हो, ये भी सही है। वह महिला जिसने 21 वर्ष की आयु पूरी ना को, ये गलत है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 ये बात करता है बेटा कि कम से कम लड़कियों की जो आयु है, वो लड़कियों की आयु 18 वर्ष हो, और लड़कों के आयु कम से कम कितना होना चाहिए, 21 वर्ष। इससे कम तो होने ही नहीं चाहिए, इससे कम नहीं होने चाहिए। ठीक है, किससे कम नहीं होने चाहिए, इससे कम नहीं होने चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया, जितने ही प्रतिभागी थे बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देंगे भाई कि आपसे पूछा गया है कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 किस तिथि से लागू हुआ। किस तिथि से लागू हुई, ये आपसे पूछा गया है। 1 नवंबर 2007 से, 10 जनवरी 2006 से, 15 अगस्त 2007 से, या 2 अक्टूबर 2006 से। ये आप कमेंट करके आंसर देंगे कि विच इज द करेक्ट आंसर। चलिए बताइए किस तिथि से लागू हुआ है। चलिए किस तिथि से लागू हुआ है। अच्छा, 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 अच्छा। चलिए, चलिए कमेंट करके आंसर देंगे भाई जितने प्रतिभागी जुड़े हुए हैं। ठीक, बहुत बढ़िया, सबका आंसर मैं देख पा रहा हूँ। बहुत बढ़िया, 1 नवंबर 2007 सर, वेरी गुड। ठीक है, 1 नवंबर 2007 से ये लागू था। ठीक है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, 1 नवंबर 2007। बहुत बढ़िया, मैक्सिमम बच्चों का आंसर बिल्कुल करेक्ट है भाई। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने थ्योरी क्लास में भी आपको बताया था कि याद रखना, 1 नवंबर 2007 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए मैक्सिमम बच्चों का करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न फिर एक कथन कारण वाले प्रश्न आपके सामने। कथन क्या बोल रहा है बेटा कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत किया गया जो विवाह है वो शून्यकरण होता है क्या? अगर आपने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत शादी कर लिया है तो किया गया क्या विवाह वाइडेबल है, शून्यकरण होता है? कारण, विवाह में शामिल बच्चा बालिग होने के 2 साल के भीतर अदालत में याचिका दायर कर विवाह को रद्द करा सकता है। मैंने थ्योरी क्लास में आपको बहुत बेहतरीन तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझाया था। अब मैं जानना चाहूंगा कि आपसे क्वेश्चंस बनता है कि नहीं बनता है, तो कमेंट करके आप जरूर बताइए कि इस प्रकार का कॉन्सेप्ट है, क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चंस और बताइए। चलिए बताइए। बिल्कुल, मैंने आपको थ्योरी क्लास में समझाने का प्रयास किया था कि बेटा बाल विवाह जो प्रतिषेध अधिनियम के तहत, ठीक है, किया गया जो विवाह है वो शून्य हो सकता है। शून्य हो सकता है कब? जब विवाह में शामिल बच्चा बालिग होने पर
क्योंकि उस समय तो नाबालिग था। अगर बालिग हुआ और 2 साल के भीतर अदालत में याचिका किया और याचिका ने विवाह को क्या कर दिया, रद्द करा दिया। तो इसी समय पे एक बच्चा मेरे से क्वेश्चन पूछा था थ्योरी क्लास में कि सर इस समय तक कोई लड़का पैदा या लड़की पैदा हो जाता है, उनका बच्चा पैदा हो जाता है या संतान पैदा हो जाता है इस बीच में, और 2 साल बाद शादी रद्द होता है, तो बच्चे को संपत्ति का अधिकार होगा कि नहीं होगा? तो बिल्कुल होगा यहाँ पे, और शादी भी रद्द हो जाएगी। ये प्रावधान किए गए हैं धारा 4 में। ए और आर दोनों सही है, रीजन एसेरेशन की सही व्याख्या कर रही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन, बाल विवाह को बढ़ावा देने या संपन्न कराने वाले व्यक्तियों के लिए दंड का प्रावधान है। क्या दंड का प्रावधान है जो बाल विवाह को बढ़ावा देते हैं या बाल विवाह को संपन्न कराते हैं? ऐसे लोगों के लिए मैंने थ्योरी क्लास में आपको समझाया था कि कौन कौन से प्रावधान दिए गए हैं। क्या इनको 2 वर्ष तक का कठोर कारावास होगा, या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा, या महिलाओं को कारावास से छूट होगी? कुछ विशेष परिस्थितियों में आपको बताना है। चलिए ये कमेंट करके आंसर दीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और ये आपके एनालिटिकल अप्रोच, लॉजिकल अप्रोच की चेक करते हैं। एग्जामिनर ये चेक करता है कि वास्तव में आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसको आपको उपयोग करना आएगा कि नहीं आएगा जब आप ग्राउंड लेवल पे जाएंगे। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बाल विवाह को बढ़ावा देने या संपन्न कराने वाले व्यक्तियों के लिए बिल्कुल सर दंड का प्रावधान किया गया है, और दंड के प्रावधान में शामिल भी किया गया है। ठीक है, क्या शामिल किया गया है कि जो 2 वर्ष तक का कठोर कारावास जिसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे, 1 लाख रुपए तक का जुर्माना ये भी हमने डिस्कस किया है, और महिलाओं को कारावास से छूट है कुछ विशेष परिस्थिति में, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 1, 2 एंड 3। यहाँ पे कई बार महिलाओं को जेल की सजा से छूट दी जाती है, क्योंकि ये माना जाता है कि जो महिलाएं होती है वो इसका शिकार हुआ है। इस कारण से कुछ परिस्थितियां ऐसे बनती है कि यहाँ पे महिलाओं को कुछ विशेष स्थितियों में छूट दी जाती है। बाकी आपको जो 2 साल तक का कठोर कारावास है वो तो होना ही है, और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना ये साथ में आपको पेलेबल कराई जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया, सबका आंसर सही था। अगला क्वेश्चन 21वां नंबर का, अधिनियम की किस धारा के तहत बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति की जाती है? यहाँ पे एक अधिकारी है, उस अधिकारी का नाम है बेटा CMPO। ठीक है, चलिए, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर, CMPO ऑफिसर की नियुक्ति की जाती है। तो किस धारा के तहत की जाती है ये आपको बताना है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि धारा 16 में अधिकारियों की शक्तियों का वर्णन किया गया है, और धारा 16 के तहत ही इन अधिकारियों की नियुक्ति होती है। तो धारा 16 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये फैक्चुअल चीज है, इसको याद रखना है। बाल विवाह के विरुद्ध निषेधाज्ञा इंजेक्शन जारी करने की शक्ति किससे है? कभी कभी क्या होता है, बाल विवाह के विरुद्ध जो निषेध आज्ञा है कि भाई हम इसको प्रोहिबिट करते हैं, मना करते हैं, तो ये जारी करने की शक्ति क्या जिला कलेक्टर को है, या प्रथम श्रेणी न्यायालयिक मजिस्ट्रेट को है, या पुलिस अधीक्षक को है, या ग्राम पंचायत को है? कौन इसके लिए जिम्मेदार है आप कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, चलिए बताइए भाई कौन करेक्ट आंसर होगा। चलिए अभी जस्ट इसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि भाई प्रथम श्रेणी के जो न्यायिक मजिस्ट्रेट होंगे उसको शक्ति मिला है कि कहीं ना कहीं वो जो बाल विवाह हो रहेगा उस शादी क्या कर सकते हैं, रुकवा सकते हैं। मैंने बताया भी था कल की डेट में तुम लोग असिस्टेंट टीचर बनने वाले हो, सहायक शिक्षक बनने वाले हो, तो आपको नंबर याद रखने के लिए बोला था। वो नंबर क्या है कमेंट करके जरूर बताएं। अब शादी को रुकवाना है तो कौन इसके लिए जिम्मेदार होगा? वो होगा कौन? प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यदि कोई वयस्क पुरुष 18 वर्ष से अधिक किसी बालिका से विवाह करता है तो उसे दंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यदि कोई वयस्क पुरुष जिसका उम्र कितना है, 18 वर्ष से अधिक है, किसी बालिका से शादी करता है, विवाह करता है, तो उसे दंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये आप जरूर बताएं। चलिए किस धारा के अंतर्गत, धारा 9, धारा 11, धारा 15, धारा 3, किसके तहत आपको पनिशमेंट दिया जाएगा? ठीक, बहुत बढ़िया, 1098, ये नंबर याद रखना है। 1098। जब भी आप स्कूल में रहें, स्कूल के आसपास आपको इस तरीके से कुछ समस्या दिखे बाल विवाह का, तो आप कॉल कीजिए। ठीक है, और ये डीएम इसके लिए जिम्मेदार होंगे कि उस शादी को रुकवाएंगे। यहाँ धारा 9 के तहत आपको देखा जाएगा। जो धारा 9 है ये बोलता है कि कहीं ना कहीं जो 18 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे हैं वो बालिका से विवाह करता है तो उसे बिल्कुल दंड दिया जाएगा। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन, बाल विवाह से पैदा हुए बच्चों की स्थिति क्या होती है? इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था थ्योरी क्लास में कि जो बाल विवाह के थ्रू अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है तो ऐसे कंडीशंस पे क्या होगी, वे अवैध माने जाएंगे
या ये प्रत्येक प्रयोजन के लिए धर्मंजन या धर्मज माने जाएंगे। उनका संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होगा, वे केवल माता पिता की संपत्ति के हकदार होंगे। चलिए बताइए विच इज द करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चंस हमने क्लास में किए हुए हैं, ठीक है। चलिए जितने भी प्रतिभागी हैं अच्छे से क्वेश्चंस आपने पढ़ लिया, तो उम्मीद है कि आप इसका आंसर देंगे। मैं सबका आंसर चेक कर पा रहा हूँ, है ना। थोड़े से फास्ट मोड में मैंने क्वेश्चंस कराए ताकि 26 क्वेश्चंस जो हमारे हैं सहायक शिक्षक भर्ती के लिए वो क्वेश्चंस हम कर पाए, ठीक है। वेरी गुड, सबका आंसर करेक्ट है। ये प्रत्येक प्रयोजन के लिए, है ना, लेजिटिमेट हो माने जाएंगे, मतलब कहीं ना कहीं वो उत्तराधिकार माने जाएंगे। वो बिल्कुल सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, जिस बारे में हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ है। बाल विवाह का मुख्य सामाजिक आर्थिक कारण क्या माना जाता है? क्या बाल विवाह के मुख्य सामाजिक आर्थिक कारण है? सबसे इंपॉर्टेंट कारण में से आपसे पूछा है, क्योंकि यहाँ पे मुख्य कारण पूछा गया है, ठीक है। हमारे साध्य पीएससी एकेडमी पे सहायक शिक्षक भर्ती की बैच स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। जो बच्चे सहायक शिक्षक भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। साथ ही साथ पर्यावरण की अध्ययन की एमसीक्यू बुक ये भी आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको साध्य पीएससी एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, और एप्लीकेशन में जाके पर्यावरण के अध्ययन की बुक मात्र 128 रुपए में आप परचेस कर सकते हैं, ठीक है। ये जितने भी एमसीक्यू सेशंस हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, आपको वहीं मिल जाएगा, ठीक है, साध्य पीएससी एकेडमी के हमारे पर्यावरण अध्ययन की बुक में। जी हाँ, गरीबी और लैंगिक असमानता इसका कारण माना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, और मैक्सिमम बच्चों का आंसर करेक्ट आंसर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, कथन करण वाले प्रश्न। बाल विवाह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हानिकारक है, क्या सही बात है? बिल्कुल सही बात है। आपने थ्योरी क्लास में आप ही लोगों से मैंने पूछा था और आप ही लोग बताए थे कि सर बाल विवाह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हानिकारक है। कई बार इसमें हम लोग मातृ मृत्यु दर को बढ़ोतरी देखते हैं, कई बार वो छोटी बच्चियां मर, है ना, एक्सपायर हो जाती हैं, या जो बच्चे पैदा होते हैं वो एक्सपायर हो जाते हैं। तो तमाम तरह की जो समस्याएं स्वास्थ्य संबंधी हमको देखने को मिलता है। कारण कम उम्र में गर्भधारण से मातृ मृत्यु दर को बढ़ने का खतरा रहता है, ये भी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, और लगभग लगभग सबका करेक्ट आंसर है। चलिए इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। कैसा लगा वीडियोस कमेंट करके यूट्यूब में जरूर बताएं, ठीक है। और जितने ही प्रतिभागी हैं जो यूट्यूब में लाइक नहीं किए, यूट्यूब में जाके बिल्कुल वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आप लोग का फीडबैक मेरे को मोटिवेशन काम करता है, और मैं और ऐसे ही वीडियो आप लोग के लिए और लाता हूँ, क्योंकि एक एक क्वेश्चन पे मेहनत रहती है ताकि आपको अच्छा से रिजल्ट मिल सके। चलिए इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।